ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा एनएमएमएस सेट का ये चौथा क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास एनएमएमएस सेट के एग्ज़ाम के लिए कर चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री का अध्ययन किया है। तो अभी भी हमारा हिस्ट्री ही चल रहा है। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप पहले ये पीछे का 3 क्लास जो है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले आप उसे कंप्लीट कर लें ताकि यहाँ से आपको समझ में आ सके। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि इस चैनल पर लगातार वीडियो डालकर मैं आपके एनएमएमएस के सबसे पहले सेट में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, या फिर चाहे वो ज्योग्राफी हो, साइंस हो और मैथ, ये पांचों सब्जेक्ट का आपका पूरा का पूरा सिलेबस बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसमें आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ दिनों तक पहले हम सेट को लेके चलेंगे ताकि आपको पता चल जाए चैनल के बारे में और आप अच्छे से जुड़ सकें। तो यदि आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में, तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास होगा। साथ ही साथ यदि आप फ्यूचर में भी इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो से आपके एनएमएमएस का कंप्लीट प्रिपरेशन टू बेसिक टू एडवांस हो जाएगा। ठीक है। तो इस चैनल पर बने रहें आप, और लगातार जो है इस चैनल के अपडेट को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है प्रमुख विद्रोह। तो कुछ संथाल जनजातियों के द्वारा कुछ विद्रोह किया गया था, जिससे आपके एनएमएमएस एग्ज़ाम में प्रत्येक साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम देखते हैं, चर्चा करते हैं कुछ विद्रोहों पे। तो जो पहला विद्रोह है वो है संथाल विद्रोह। फिर उसी तरह मुंडा विद्रोह, रामोसी विद्रोह, खांसी विद्रोह, रंपा विद्रोह, भूमिज विद्रोह, नील विद्रोह, मोपला विद्रोह, एका विद्रोह और एकात और विद्रोह हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बट यदि इम्पोर्टेंट विद्रोह की बात करें तो ये दोनों विद्रोह जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों विद्रोह को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बाकी इनसे कभी कभी एनएमएमएस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की हमारी पहला विद्रोह है वो है संथाल विद्रोह। तो आइए देखते हैं संथाल विद्रोह। तो जो संथाल विद्रोह है वो 1855 से 1856 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता का नाम सिंधो कान्हो और चंद्र भैरव था, परंतु आपके एग्ज़ाम में सिर्फ सिंधो कान्हो का ही नाम पूछता है। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह, सिंधो कान्हो और चंद्र भैरव। इसका क्षेत्र पूछता है, क्षेत्र क्या था? तो ये क्षेत्र जो है बिहार से झारखंड था। अब मेनली जो ये मुख्य तौर पर जो क्षेत्र था वो था भागलपुर से राजमहल। ठीक है। और कभी कभी जो है आपके ऑप्शन में भागलपुर ना दे करके मुंगेर दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, मुंगेर से राजमहल या फिर भागलपुर से राजमहल। ठीक है। फिर जो अगला विद्रोह है वो है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह का भी जो क्षेत्र था वो झारखंड था। तो ये वहाँ की एक मुंडा जनजाति थी, उन्हीं के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा करते हैं, बिरसा मुंडा। ठीक है। तो बिरसा मुंडा के कुछ फैक्ट जान लीजिए जो पूछे जाते हैं। अक्सर एग्ज़ाम में इनका जन्म पूछ दिया जाता है। इनका जो जन्म था वो 1875 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु अप्रैल 1900 ईस्वी में हैजा नामक रोग के कारण हो गया था। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो किस आदिवासी को जो है भगवान का अवतार माना जाता था? तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा को ही जो है भगवान माना जाता था। ठीक है। तो इससे ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर अगला है हमारा रामोसी विद्रोह। जो रामोसी विद्रोह है वो पश्चिमी घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ है? तो जो दक्षिण भारत है ना, ये वी आकार का, तो इस पे एक पर्वत की 2 श्रेणी है, जिसमें से इस श्रेणी को जो है पूर्वी घाट और इस श्रेणी को जो है पश्चिमी घाट कहा जाता था। तो रामोसी विद्रोह जो है मेनली यहीं पर हुआ था और इनके नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह थे, चित्तर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है खांसी विद्रोह। तो खांसी विद्रोह से आप याद रखिएगा कि जो एक खांसी विद्रोह था ना, ये कहाँ हुआ था? तो ये मेघालय में हुआ था।
बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। फिर अगला है रंपा विद्रोह। तो जो रंपा विद्रोह है ना, वो राजू रंपा के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो राजू रंपा के नेतृत्व में। कहाँ पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कब हुआ था? तो 1879 में। ठीक है। फिर उसके बाद भूमिज विद्रोह। जो भूमिज विद्रोह है ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, यानी वेस्ट बंगाल में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो भूमिज विद्रोह है इसका नेतृत्व जो है बंगाल में जगन्नाथ ने किया था। ये बात आप याद रखिएगा। फिर है उसके बाद नील विद्रोह। तो जो नील विद्रोह था ये भी पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। ठीक है। किससे संबंधित था? तो नील की खेती से। अंग्रेज़ों द्वारा जो है जबरन किसानों से नील की खेती कराई जाती थी, ये उसी से संबंधित था। इसका नेतृत्व जो है दो भाइयों ने, एक था विष्णु विश्वास और एक था दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास, इन दो भाइयों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी विद्रोह के किसानों के ऊपर जो मतलब वो हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो उसको उजागृत करने के लिए एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था नील दर्पण। नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवादक माइकल मधुसूदन दत्ता था। माइकल मधुसूदन दत्ता, ये बात आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद है मोपला विद्रोह। जो मोपला विद्रोह है ना, ये केरल के मालाबार तट पर हुआ था। केरल के मालाबार तट पर। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कौन सा कंपनी, मतलब वास्को डी गामा जो भारत आया था, वास्को डी गामा ये सर्वप्रथम कहाँ पर, किस बंदरगाह पर आया था और वहाँ के राजा कौन थे? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। ठीक है। फिर उसके बाद एका विद्रोह। जो एका विद्रोह था ना, ये अवध में हुआ था, याद रखिएगा। बस इससे इतना ही पूछता है कि एका विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था, कहाँ था? तो एका विद्रोह अवध। फिर बारदोली सत्याग्रह, याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था और इनके साथ गांधी जी भी मौजूद थे। परंतु मुख्य तौर पे जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह में जो है बारदोली की महिलाओं ने, ये बात याद रखिएगा कि बारदोली की महिलाओं ने इनको जो है, वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। ये पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने। कब दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान 1928 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर है भैया तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? ये भी वेस्ट बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन भी वेस्ट बंगाल में। किससे संबंधित था? तो यहाँ पर जो है किसान से 3 भाग में से 1 भाग में जबरन नील की खेती कराई जाती थी। 1 भाग में नील की खेती कराई जाती थी, तो याद रखिएगा। तो इसी आंदोलन को, इसी के खिलाफ जो है, इसी प्रथा के खिलाफ जो है वहाँ के किसानों ने अंग्रेज़ों से क्या कर दिया था? आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, जिसे तेभागा आंदोलन कहा गया था। ठीक। फिर एक तिनकठिया प्रथा, ये क्या थी? ये भी नील की खेती से ही संबंधित थी। किससे संबंधित थी? तो नील की खेती से। कहाँ पर थी, मौजूद थी ये तिनकठिया प्रथा? ये बिहार, अपने ही बिहार के वेस्ट चंपारण में। वेस्ट चंपारण में। ठीक है, याद रखिएगा। वेस्ट चंपारण में क्या होता था? तो जो 20 कट्ठा का ज़मीन होता था ना, 20 कट्ठे की ज़मीन में से 3 कट्ठे में जो है भैया आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। नील की खेती करनी पड़ेगी। इसी प्रथा को जो है तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। और इसी प्रथा के कारण जो है 1917 ईस्वी में, 1917 में एक सत्याग्रह भी हुआ था जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, जिसे हम लोग गांधी जी के सेशन में देखने वाले हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद है बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन भी छोटा सा, ये याद रखिएगा, बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ना वो पटना था। तो इस तरह जो है हमारा आज का इम्पोर्टेंट जितने भी विद्रोह हैं वो ख़त्म होता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमुख लगान व्यवस्था। तो लगान व्यवस्था क्या है? तो जब अंग्रेज हम पर शासन करना प्रारंभ कर दिए थे ना, तो हमसे क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। किससे संबंधित? तो कृषि से संबंधित जितने भी टैक्स लेते थे उसी को हम लोग लगान व्यवस्था कहते थे। उनका जो लेने का तरीका था ना वो तरीका ही लगान व्यवस्था कहलाता था। ठीक है। तो संपूर्ण भारत में जो है मेन रूप से 3 प्रकार की लगान व्यवस्था थी। पहली स्थायी बंदोबस्ती, दूसरी महलवाड़ी व्यवस्था, और तीसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इन तीनों को हमको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं अपनी पहली स्थायी बंदोबस्ती। तो स्थायी बंदोबस्ती जो है सबसे पहले जो है 1793 ईस्वी में लागू होती है। तो स्थायी बंदोबस्ती में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी बंदोबस्ती लागू करने वाला कौन था। तो स्थायी बंदोबस्ती को जो है कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। कॉर्नवालिस, ठीक है। परंतु ये किसके विचारों से प्रेरित था? तो जो स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था का विचार था ना वो जॉन सॉर का था। जॉन सॉर का था, ठीक है, याद रखिएगा। जो स्थायी बंदोबस्ती थी ना इसमें कैसे क्या होता था, तो ये आप एक बार छोटा सा देख लीजिए। तो मान के चलिए ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज जो है ना अपना ज़मीन सारा किसको देंगे? ज़मींदार को। किसको देंगे? ज़मींदार को, और उनसे कुछ टैक्स जोड़ करके ले लेंगे, ठीक है। फिर ये ज़मींदार उस ज़मीन को किसको देंगे? तो किसान को। और किसान से जो है किसान से अपना टैक्स वसूल लेंगे। तो जाहिर सी बात है किसान से ज़्यादा टैक्स लेंगे और अंग्रेज़ों को कम देंगे। तो इसमें ज़मीन का मालिक कौन होता था? तो ज़मींदार। ये बात पूछता है कि स्थायी बंदोबस्ती में ज़मीन का मालिक कौन होता है? तो ज़मींदार होता है। ज़मींदार होता है। ये व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में लागू था? तो जो स्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था था ना ये मेनली बिहार, बंगाल, उड़ीसा और यूपी के कुछ क्षेत्र यानी कि पूर्वी भारत में लागू था, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, किस भारत में? तो पूर्वी भारत में, ठीक। फिर देखते हैं अगली व्यवस्था। तो जो अगली व्यवस्था है वो है महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था क्या था? तो याद रखिएगा महलवाड़ी व्यवस्था लागू किसने किया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था मौसे महलवाड़ी और मौसे मैकेंजे। तो हॉल्ट मैकेंजी इनको लागू करने वाले थे। और ये व्यवस्था में जो है कैसे होता था? तो ये व्यवस्था में था कि अंग्रेज जो है अपना ज़मीन गांव के मुखिया को दे देंगे। अब मुखिया जो है ये ज़मीन किसान को देंगी और किसान से टैक्स लेकर के अंग्रेज़ों तक पहुंचा देंगे। तो इस व्यवस्था में जो है ज़मीन का मालिक कौन होता था? तो गांव का मुखिया या सरपंच जो कह लीजिए आप, गांव के मुखिया होते थे। और ये किस क्षेत्र में लागू था? तो महल कहाँ था? तो महल राजस्थान में था। यानी जो भारत है भैया ये भारत का जो है ये भारत का पूर्वी नहीं पश्चिमी क्षेत्र में लागू था। जबकि पूर्वी क्षेत्र में कौन सा था? तो स्थायी बंदोबस्ती। और अगला जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो दक्षिण भारत में लागू था, याद रखिएगा। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयत मेनली जो है तमिल भाषा में किसानों को ही रैयत कहा जाता है। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो दक्षिण भारत में लागू था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाला कौन था? तो रॉ से रीड और मुनरो और रॉ से रैयत। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है किसने लागू किया था? तो रीड और मुनरो ने। ये बात याद रखिएगा। और इसमें किसान का ज़मीन का मालिक डायरेक्ट किसानों को बनाया गया था। तो इसमें ज़मीन का मालिक कौन था? तो किसान था। ये व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी? तो दक्षिण भारत में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरह हमारा जो कर व्यवस्था है वो समाप्त हो जाता है। अब कुछ संधि हैं, 1-2 संधि या नीति हैं। वो नीति किसने लागू की थी ये पूछता है, आप याद रखिएगा। एक नीति थी सहायक संधि की नीति। तो सहायक संधि की नीति क्या होती थी? तो जैसे मान के चलिए कोई एक क्षेत्र है
इसमें अंग्रेज़ों ने यहाँ के राजा को हरा दिया। कोई एक राजा था, उस राजा को हरा देता है, तो हरा करके उसने इस राज्य को हड़पा नहीं, बल्कि क्या किया, इनसे एक संधि कर ली कि हमारे कुछ सैनिक टुकड़ी जो है आपके राज्य में रहेंगे, उनका भरण पोषण आप कीजिएगा, बदले में मैं आपको ही राजा बनने दूंगा, लेकिन आप कुछ टैक्स मुझे देते रहिएगा। साथ ही साथ यदि मुझे मदद की ज़रूरत पड़ी तो आप अपने सैनिक को मेरे साथ भेजेंगे। तो इसी संधि को जो है सहायक संधि कहा जाता था। तो सहायक संधि को लागू करने वाला पहला कौन था? तो सहायक संधि को लागू करने वाला था भैया था वेलेज़ली। ठीक है, सहायक संधि लागू करने वाला कौन था? तो वेलेज़ली। परंतु यदि पूछे कि सहायक संधि का जनक यानी पिता किसे माना जाता है, तो वो थे डुप्ले। कौन थे? तो डुप्ले थे। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसी तरह एक और नीति थी, हड़प की नीति। तो जो हड़प की नीति थी ना, वो डलहौजी की थी। हड़प की नीति किसकी थी? तो डलहौजी की, याद रखिएगा। फिर एक था वेबकत का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये तो नहीं पूछता है, बट ये दे देता है हिंदी में कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी नीति थी? ये भी डलहौजी की ही थी। जब डलहौजी की थी तो डलहौजी से इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट है कि भारत में पहली बार रेलवे किसने चलाई थी? तो डलहौजी ने। कब? 1853 में। एक और इसका याद रखिएगा कि वुड डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये क्या था? ये एक कानून व्यवस्था था जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जिसमें भारतीय शिक्षा को सुधार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता था। कब आया था? तो 1854 ईस्वी में, डलहौजी के काल में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब धर्म सुधार आंदोलन। तो भैया हम लोगों ने देखा था कि भारत में पहली बार इस्लाम कब आते हैं? तो भारत में पहली बार इस्लाम जो है 712 ईस्वी में आते हैं। और ईसाईकरण की नीति कब आती है? मतलब जो ईसाई लोग थे यानी अंग्रेज लोग यानी बाहरी कंपनी, ये कब से आज स्टार्ट हो जाते हैं? ये 1498 में। नहीं, जो कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे ना, वास्को डी गामा। तो ये आते हैं। तो इसके बाद फिर डच आते हैं, फिर इंग्लैंड आते हैं। इस तरह सारी कंपनियां जो है लमसम में आ चुकी थी। ये कंपनियां जो है अपने व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही साथ अपने ईसाईकरण की नीति को भी बढ़ावा देते थे, यानी ज़्यादातर भारतीयों को जो है धर्म परिवर्तित कर ईसाई बना रहे थे। तो एक समय आया जब कि ना बहुत सारे लोग मुस्लिम, इस्लाम और ईसाई धर्म को ग्रहण करने लगे, लेकिन भारत में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार तो हो नहीं रहा था। तो इसी समय में ना एक व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी के शुरू में या फिर 18वीं शताब्दी के अंत में कह लीजिए, इन्होंने भारत में जो है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसमें कुछ बेसिक से सुधार लाने का प्रयास किया। तो इसी काल को जो है हम धर्म सुधार का काल या धर्म सुधार आंदोलन का काल कहते हैं। तो उसी में कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी में एक थे राजा राम मोहन राय। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय को कहा क्या जाता था? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता था। भारतीय पुनर्जागरण का पिता। साथ ही साथ इन्हें भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी माना जाता था। इनका जन्म जो है राधानगर गांव में हुआ था, याद रखिएगा। राधानगर गांव जो कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में। इन्होंने जो है जब मतलब ये जन्म लेने के बाद जो है 1803 ईस्वी में इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी में कलर के रूप में चुना गया था। और 1814 से 15 में इन्होंने आत्मसभा की स्थापना की थी। और 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1817 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसमें ये और ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है,
तो आगे है फिर इनकी प्रमुख रचनाएं। तो इनकी कुछ रचनाएं थी जो अक्सर पूछा जाता है, तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला था मिरातुल अखबार, फिर दूसरा था भैया एक संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। फिर एक और इनकी रचना थी ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन। फिर एक और आप याद रख लीजिएगा, तोहफत उल मुद्दीन। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी जो अक्सर पूछा जाता है। इसे याद रखिएगा। इसी पुस्तक को, जो ये तोहफत उल मुद्दीन एक पुस्तक थी जिसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता था। ठीक है, फिर जो राजा राम मोहन राय थे ना, इनका पूरा नाम राजा राम मोहन राय नहीं बल्कि राम मोहन राय था। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय। ये कौन थे? ये बहादुर शाह जफ़र के पिता थे। तो बहादुर शाह जफ़र वही 1857 की क्रांति के समय मुग़ल बादशाह का शासक थे, जो मुग़ल वंश के अंतिम शासक भी थे। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु जो है 1833 ईस्वी में लंदन में हो जाती थी। ये लंदन क्यों गए? तो अकबर द्वितीय ने जब इन्हें 1830 ईस्वी में राजा की उपाधि दी थी ना, तो उसी समय जो है अकबर द्वितीय, उसी के कुछ समय बाद जो है अकबर द्वितीय का पेंशन जो अंग्रेज़ों के द्वारा दिया जाता था उसे रोक दिया गया था। तो उसी की सिफारिश के लिए अकबर द्वितीय ने इन्हें 1833 ईस्वी में लंदन भेजा था, जहाँ पर 1833 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ये भी वही धर्म सुधार आंदोलन में ही प्रमुख भूमिका थी इनकी। तो इनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछता है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, जो दयानंद सरस्वती थे इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। इनका मूल नाम मूल शंकर था। मूल नाम भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इनका मूल नाम मूल शंकर था और इन्हें दयानंद सरस्वती की उपाधि जो है पूर्णानंद ने दी थी। इनको दयानंद सरस्वती की उपाधि पूर्णानंद ने दी थी। और इन्होंने 2 नारा दिया था जो इम्पोर्टेंट है कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। और इन्होंने ही कहा था क्या? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इनका एक समाज भी है, मतलब एक संस्था भी थी जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब है वेद समाज। ये क्या है भैया? जो वेद समाज थी ना, इसकी स्थापना जो है, सबसे पहले आप इसकी स्थापना याद रखिएगा। इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो मद्रास में। कब? तो 1864 ईस्वी में। किसने की थी? तो श्री धरालू नायडू, श्री धरालू नायडू। ठीक है, इसी संस्था को जो है दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज भी कहा जाता था। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रार्थना समाज। जो प्रार्थना समाज थी ना, उसकी स्थापना भी जो है 1864 ईस्वी में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में बम्बई में, 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग। लेकिन 1869 ईस्वी में ना इस संस्था से जुड़े थे कौन? एमजी रनाडे, यानी महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, तो इनके इस संस्था से जुड़ने के बाद जो है इन संस्था को अधिक प्रसिद्धि हुई, मतलब अधिक ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जिस कारण से अक्सर जो है 1869 में ही इसका गठन माना जाता है और इसके संस्थापक जो है एमजी रनाडे को माना जाता है। ठीक है, तो जो आपका एनएमएस एग्ज़ाम है ना, उसमें
इसका आंसर जो है एमजी रनाडे ही मानता है, तो आप भी एमजी रनाडे ही याद करिएगा। ठीक है। फिर एक है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किसने? तो वही दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है। तो कहाँ की थी? तो बम्बई में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा ही 1849 में या 1850 में, दोनों कंसीडर करता है। आंसर 1849 या 50 दोनों दिया रहेगा। ठीक है, यदि ना दिया रहे तो आप 1849 ही पढ़िएगा। किसने? तो वही आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो है एक सिद्धांत था जिसे धन की निकासी का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये क्या था? तो अंग्रेज जो हमें चला रहे थे ना, मतलब जो अंग्रेज हमारा प्रशासन जब संभाल रहे थे, तो कई सालों तक जो है 1867 से पहले तक जो है किसी को यही नहीं पता था कि अंग्रेज जो है हमें आखिर किस प्रकार लूट रहे हैं। बहुत लोग ये जानते थे कि अंग्रेज हमारे क्या हैं? शासक हैं, यानी केवल हम पर शासन कर रहे हैं। ठीक है, परंतु 1867 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। इसी व्यक्ति ने पहली बार जो है ये बताया कि जो अंग्रेज है ना, वो हमारा शोषण भी कर रहे हैं, प्लस में हमारे जो टैक्स हमसे जो टैक्स ले रहे हैं उस टैक्स को यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने देश के लिए। और इसे उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत कहा। ठीक है, जिसे उन्होंने 1867 ईस्वी में अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले इसको बताया। और 1867 में ही ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार जो है भारत की प्रति व्यक्ति आय बताई। प्रति व्यक्ति आय यानी कि भारत में एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना रुपया कमा रहा है, कितना रुपया कमा रहा है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1867 में हमारे भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है मात्र और मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष था। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो है अखिल भारतीय किसान सभा। तो जो अखिल भारतीय किसान सभा है उसकी स्थापना 1936 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? तो लखनऊ में। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर इन्होंने जो है ना 1929 में जो है एक और संस्था का स्थापना किया था जिसे बिहार किसान सभा कहते हैं। बिहार किसान सभा। तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में ये भी जो है किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं। तो चैनल पर पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही यदि आप एनएमएस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए आप सीरियस हैं और आप चाहते हैं तो मैं जो है अब जो है मैथ का भी वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। लेकिन इसके लिए जो है आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में #मैथ लिखना है। तो यदि 20 स्टूडेंट भी ऐसे जो सीरियस हैं, क्या है, एनएमएस एग्ज़ाम 2025 के लिए सीरियस हैं, 20 भी ऐसे बच्चे इस चैनल से जुड़ करके यदि कमेंट बॉक्स में #मैथ लिखते हैं तो उसके बाद जो है मैं मैथ पर भी वीडियो बनाना चालू कर दूंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
जो मैट का जो वीडियो डालूँगा ना वो भी इसी रूप में रहेगा, यानी बेसिक टू एडवांस। ठीक है, यानी सबसे पहले हम उसके सिलेबस को कवर करेंगे, मैट के सिलेबस को कवर करेंगे और फिर उसके बाद जो है मैट का क्वेश्चन और आंसर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ पिछले 3 से 4 सालों का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि आप सीरियस हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और टाइप कर दें #मैट। ठीक है, तो देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।